कुछ महीनों से सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे अखिलेश यादव आज सुबह सुबह लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिलने पहुंच गए और जब मिलकर बाहर आए तो सीडीआर का जिक्र करते हुए चढ़ावा चोरी केस को एक नया ट्विस्ट दे दिया। मंदिर परिषद में जिन लोगों को काम मिला हुआ था उनके सबके सीडीआर निकाले जाए और जिस समय सीडीआर निकलेगा तो 99.9% सब भाजपाई निकलेंगे और उस समय भाजपा में जो तो भगदड़ मचेगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। शंकराचार्य और भगदड़ तो अभी शुरू हो गई है, बहुत सारे लोग संपर्क अभी से करने लगे हैं। उनके ऊपर एफआईआर एसआईटी क्या है? लीपापोती है। लीपापोती एसआईटी किसने मनाई है? और सुनने में आया कि एसआईटी में भी सवाल खड़े हो गए हैं। एसआईटी में जो कोई सदस्य है उन पर 420 का मुकदमा है। अब बताइए वही रहेंगे एसआईटी में। ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स करते। अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो बीजेपी के साथी हैं वो राम घाती हैं। तो वहीं कांग्रेस अखिलेश से भी आगे निकलते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के बहाने सीधे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यालय को निशाने पर ले रही है। आरोप लगाया कि धार्मिक ट्रस्ट की जगह राजनीतिक ट्रस्ट बनाया गया है। प्रधानमंत्री जी, आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो सुप्रीम कोर्ट के कहने से आपने एक धार्मिक ट्रस्ट का निर्माण करने की जगह आपने एक राजनीतिक ट्रस्ट का निर्माण किया। वहां पर एक इंजीनियर हैं जो निगरानी के लिए रखे गए थे, रिटायर्ड इंजीनियर। उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन में 40% पैसा खाया गया है। नपेंद्र मिश्र जी कंस्ट्रक्शन कमेटी के हेड थे, उनको नोटिस दिया। विश्वास है कि मैं तो मोदी जी का चयन किया हुआ, मोदी जी का खास हूं और इतनी चमचागिरी की कि मोदी जी को भगवान विष्णु कहा था मैंने, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कांग्रेस से लेकर टीएमसी समेत लेफ्ट के नेता भी अब ये मांग कर रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट को सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि सिर्फ राम मंदिर नहीं, देश के किसी भी बड़े मंदिर से जुड़े ट्रस्ट पर आरटीआई कानून लागू नहीं होता है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का गठन और मंदिर ट्रस्टों से अलग हालातों में हुआ है। इसका गठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किया गया। 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने बाकायदा राजपत्र जारी किया और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन की घोषणा की गई। केंद्र सरकार का कहना है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक स्वतंत्र और निजी ट्रस्ट है, ये प्राइवेट है, ये सरकार का कहना है। इसीलिए इसे आरटीआई 2005 की धारा 2H के तहत पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना जा सकता। ट्रस्ट सरकार के स्वामित्व में नहीं आता है, सरकार इसे आर्थिक सहायता नहीं देती है। साल 2019 में नीरज शर्मा नाम के एक शख्स ने आरटीआई लगाकर गृह मंत्रालय से मांग भी की थी कि ट्रस्ट बनाने की जो सरकारी योजना बनी थी उससे जुड़े आदेशों की प्रतियां दी जाए। जब गृह मंत्रालय से संतोषजनक जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया था। फिर 18 जून 2024 को सीआईसी में इस केस की सुनवाई हुई, जिसमें गृह मंत्रालय ने सीआईसी को बताया कि ट्रस्ट की स्थापना से जुड़े सभी दस्तावेज अत्यंत संवेदनशील हैं। इसी के चलते उन्हें गोपनीय फाइल में रखा गया है। दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, यह केंद्र सरकार का रुख था। बाद में केंद्रीय सूचना आयोग ने भी गृह मंत्रालय के इस तर्क को सही माना। लेकिन अब सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और उसके मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार की योजना के तहत किया गया। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की, मंदिर की जमीन ट्रस्ट को सरकार ने सौंपी। शुरुआत में 15 में से 12 सदस्यों का नामांकन भी केंद्र सरकार ने एक प्रक्रिया के तहत किया। इसीलिए उनका तर्क है कि ट्रस्ट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आरटीआई कानून के दायरे में इसको लाया जाना चाहिए। लेकिन इस मांग पर कानून क्या कहता है, इसे सुप्रीम कोर्ट के वकील सुमित चौधरी से जान लीजिए। क्या कोई ट्रस्ट या फिर एनजीओ किसी आरटीआई एक्ट के तहत आ सकती है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन दे, क्या उन्हें बाध्य किया जा सकता है? तो उसमें उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। पर्टिकुलरली ये देखना पड़ेगा कि पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में है तो आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। लेकिन अगर ये चाहे, स्वयं ये चाहे कि हाँ ऑडिट करे, बाकी चीजें मतलब एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी हो, तो ये आ सकती है। तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लेकर भी राजनीति तेज हो गई है और आने वाले वक्त में विपक्ष इसको बुलाने की कोशिश भी अब लगता है कि करता रहेगा। वो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पर हमला बोल रहा है।
बात करते हैं आज की अगली कहानी की। अब बात अमेरिका में हुआ उस बड़े एक्शन की करूंगा जिसने भारत पर लगाए गए कनाडा के आरोपों की पोल खोल कर रख दी है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप की पुलिस ने मिलकर गैंगस्टर्स के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन ऑपरेशन हार्ड बॉल चलाया, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क का तो खुलासा हुआ ही, कनाडा में 2023 में हुए हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर का सच भी अब सामने आ गया है। भारत में लॉरेंस बिश्नोई आतंक का दूसरा नाम बन गया। अभी जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो हिंदुस्तान में गुजरात की एक जेल में बंद है, लेकिन उसका नेटवर्क दुनिया भर में काम कर रहा है। इसके बावजूद उसने ऑर्गेनाइज क्राइम का पूरा नेटवर्क खड़ा किया हुआ है। मर्डर, सुपारी किलिंग, रंगदारी, ड्रग्स तस्करी, अवैध हथियारों की सप्लाई, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसा कोई काला धंधा नहीं है जिसमें लॉरेंस और उसके गिरोह की बादशाहत ना दिखी हो। 2018 में लॉरेंस तब चर्चा में आया था जब उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसके ऊपर सलमान खान पर हमला करवाने का भी आरोप लगा था। इसके बाद मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में चर्चा में आ गया था। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी उसका नाम सामने आया। इसी मामले में लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया गया है। अब उसी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के खिलाफ 7 समंदर पार एक बड़ा एक्शन हुआ है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लॉरेंस गैंग के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने ऑपरेशन हार्ड बॉल चलाया, जिसमें अमेरिका, कनाडा, भारत और यूरोप में 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। इस ऑपरेशन में 37 लोगों के खिलाफ अमेरिका की कोर्ट में 3 अलग अलग चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, जग्गू भगवानपुरिया के नाम शामिल हैं। अमेरिकी एजेंसीज ने खुलासा किया कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क भारत सहित अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक फैला हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका में 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कनाडा में 3 और स्पेन में 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ। 7 और आरोपी पहले से अलग अलग मामलों में अलग अलग जेलों में बंद है, जबकि अभी भी 10 आरोपी फरार हैं। इनमें 7 अमेरिका में बताए गए, 2 भारत में और 1 यूरोप में छुपा गया है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जांच एजेंसियों ने लगभग 1000 किलो कोकीन, 1 किलो हेरोइन, $40,000 कैश और कई हथियार भी बरामद किए हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ वो ये कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में लॉरेंस गैंग का हाथ बताया गया है। इससे एक बात तो साफ है कि भारत सरकार को अमेरिका और कनाडा की एजेंसीज ने अब क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट में अमेरिकी पक्ष ने आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या का आदेश लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने दिया था। सुनिए। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने ही अपने गुर्गों को निज्जर की तस्वीरें और उसके एड्रेसेस मुहैया करवाए थे।